हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप अपने डे टू डे लाइफ में बढ़िया से एक्सपीरियंस कर सकते हो। आप खाना खाने के बाद बाहर टहलने जाते हो, अपने दोस्तों के साथ मार्केटिंग के लिए जाते हो, या फिर आप कहीं अपना पूरा बैग पैक करके घूमने टहलने निकल जाते हो। हर जगह जहाँ पर भी सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन होता है वहाँ पर सोशियोलॉजी की बहुत सारी थ्योरीज़ हैं जो कि हमारे सामने आ सकती हैं। आप बोलोगे कि मेरे साथ तो नहीं होता है ऐसा, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ कि आप डे टू डे लाइफ में कैसे सोशियोलॉजी को ऑब्जर्व कर सकते हो, सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट को आसान कैसे बना सकते हो। इसके लिए मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अभी हाल फिलहाल के दिनों में मैं दिल्ली से वाया ट्रेन 2.5-3 घंटे की जर्नी कर रहा था, और इस 2.5-3 घंटे के इस दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि सोशियोलॉजिकल थ्योरीज से रिलेटेड थी। उन सभी एग्जाम्पल्स के साथ उस पूरी जर्नी को मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और ये 5 कॉन्सेप्ट्स जो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है रेडिकल फेमिनिज्म, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, पोस्ट कैपिटलिज्म इनइक्वालिटी, सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड डेविएंस और पॉवर्टी। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। बट बिफोर डाइविंग इनटू दिस जर्नी, आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है और बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि सोशियोलॉजी का एक टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस की तरफ से बन गया है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस से रिलेटेड कुछ भी रिक्विजिट मटेरियल्स चाहिए सोशियोलॉजी की, करंट अफेयर्स, ईपीडब्ल्यू, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वो सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरी इस जर्नी की शुरुआत होती है कि मैं दिल्ली स्टेशन पर आधे घंटे पहले ही पहुंच गया। अब चूंकि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगी थी तो मैं आराम से जाके अपनी सीट पर बैठ गया। मेरी सीट थी 3rd एसी कंपार्टमेंट की साइड विंडो सीट। मेरे बैठने के 5-6 मिनट बाद ही एक मोहतरमा गुस्से में भागी भागी आती हैं और मेरे सामने बैठे लोअर बर्थ पर भाई साहब से पूछती हैं कि आपकी सीट है। तो उन्होंने बोला जी मैडम मेरी सीट है, आप बैठ जाइए, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। उन्होंने बोला नहीं नहीं ये मेरी सीट है, आपको उठना पड़ेगा और यहाँ पर आप नहीं बैठ सकते। तो उनका कहना था कि मैडम मैं बिल्कुल कंफर्म करके बैठा हूँ, आप अपना पीएनआर दे दीजिए, मैं चेक करके बता दूँगा, आपकी हेल्प कर दूँगा मैं कौन सी सीट है। तो उन्होंने बोला आप हमेशा ऐसे ही करते हो, आप लोग, आपको बात नहीं समझ में आ रही, मेरी सीट है। इस 5 मिनट के द्वंद्व युद्ध के बाद निष्कर्ष ये निकलता है कि वो सीट सच में भाई साहब की थी और उस मोहतरमा को कुछ कन्फ्यूजन था। तो मुझे समझ में आया कि भैया ये जो पूरा केस है ना वो है रेडिकल फेमिनिज्म का केस। रेडिकल फेमिनिज्म कभी भी इक्वालिटी में बिलीव नहीं करता है। इनका एक ही बात का मानना है कि हर एक सोसाइटी में अभी क्या हो रहा है कि मेन जो है वो विमेन को एक्सप्लॉइट करते हैं पूरे लाइफ टाइम। अब चूंकि इनका एक्सप्लॉइटेशन होता है तो विमेन ऑप्रेस्ड क्लास में आती हैं, और जो ये मेन हैं ये लोग आते हैं रूलिंग क्लास में या फिर डोमिनेटिंग क्लास में। इसीलिए इनका ये भी मानना है कि एग्जिस्टिंग सोसाइटी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, प्योरली पैट्रियार्कल सोसाइटी है। अब चूंकि इस पैट्रियार्कल सोसाइटी में विमेन का एक्सप्लॉइटेशन होता है तो इनको इस एक्सप्लॉइटेशन से लिबरेशन चाहिए, इनको मुक्ति चाहिए बिल्कुल। और इस मुक्ति को पाने के लिए ये लोग एग्जिस्टिंग सोसाइटी में कुछ रिवॉल्यूशनरी चेंज लेके आना चाहते हैं। अब ये रिवॉल्यूशनरी चेंज क्या हो सकता है, जैसे कि इसी का एक ब्रांच है सेपरेटिस्ट फेमिनिस्ट। इनका मानना है कि इस रिवॉल्यूशन के बाद हम एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जिसमें केवल और केवल महिलाएं ही होंगी, मेल का कोई हिस्सा नहीं होगा उसमें। इनका तो यही मानना है कि भाई सच्ची फेमिनिस्ट वही है जो कि लेस्बियन है, मतलब लेस्बियन ही सच्ची फेमिनिस्ट हो सकती है और कोई नहीं हो सकता। इसी का एक दूसरा ब्रांच है फीमेल सुप्रीमेसिस्ट। इनका ये मानना है कि विमेन केवल मेन के इक्वल ही नहीं है बल्कि मॉरली सुपीरियर भी हैं। तो इसके चलते क्या होगा कि पैट्रियार्कल माइंडसेट की ये जो सोसाइटी चल रही है इसको चेंज करके उनको मैट्रियार्कल सोसाइटी लेके आनी है। तो इस तरीके से ये है, और ये लोग कभी भी मेल पर्सन की हेल्प नहीं लेती हैं। तो इसमें पीएनआर के लिए वो हेल्प कर रहा था भाई साहब, लेकिन उनका एक ना सुना इन्होंने। तो बिल्कुल प्योरली रेडिकल फेमिनिज्म का केस है। ट्रेन जैसे ही चलने ही वाले होती है तो मैंने देखा कि उसके जस्ट ऑपोजिट सीट पर एक यंग मैरिड कपल बैठा हुआ था जिनका एक छोटा सा बेबी था। तो 1 साल का बेबी होगा मुझे लगता है। तो उनकी और भी फैमिली उनको ड्रॉप करने के लिए आई हुई थी। तो वो लोग प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, ट्रेन जैसे आगे बढ़ रही थी, वो छोटे बच्चे को उन्होंने स्माइल पास किया, हाथ ऐसे हिलाया, तो वो सब कुछ इमिटेट कर रहा था। उनको समझ में ऐसा आ रहा था कि वो उनकी बातें समझ रहा है और उनको रिप्लाई कर रहा है। मुझे लगा कि ये तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड का सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का केस है, जिसमें जॉर्ज हर्बर्ट मीड ये बोलते हैं कि हर ह्यूमन बीइंग सिंबल्स के थ्रू या फिर सिंबल्स के टर्म्स में इंटरेक्ट करता है। अब ये सिंबल कुछ भी हो सकता है, यूजुअली ये सिंबल हमारे लिए तो लैंग्वेज है, लेकिन कोई भी बॉडी जेस्चर या फिर कोई भी ऐसे सिंबल्स जो यहाँ पर ड्रॉ किए गए हैं, इन सब से भी आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर जीएच मीड का एक कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ जब भी बनता है तो यहाँ पर इसको डेवलप होने में 2 स्टेजेस की इन्होंने बात की थी। एक होता है प्ले स्टेज और एक होता है गेम स्टेज। यहाँ पर जो प्ले स्टेज की बात होती है वो हमारे छोटे उम्र में होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चे इमिटेट करते हैं, चोर पुलिस का गेम खेलते हैं, डॉक्टर नर्स का गेम खेलते हैं, मम्मी पापा वाला गेम भी खेलते हैं।
लेकिन यहाँ पर उनको पता नहीं है मम्मी पापा क्या होते हैं, या फिर चोर पुलिस में पुलिस एक्चुअल में पुलिस स्टेशन तो गए भी नहीं होते, जेल भी नहीं देखा होता है उन्होंने, लेकिन फिर भी इमिटेट करते हैं उनको। यहाँ पर भी सेम मैंने देखा कि वो बच्चा छोटा सा था, लेकिन वो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की मदद से उनको इमिटेट करने की कोशिश कर रहा था, मतलब वो अपने प्ले स्टेज में ही था। बाकी बाद में जब ये चोर पुलिस का गेम खेलते खेलते संयोगवश कोई इंसान बड़े होकर पुलिस की नौकरी ही कर ले, तो वो गेम स्टेज में पहुंचेगा, उसको एक्चुअल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का समझ आएगा। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ में आप कॉन्सेप्ट ऑफ आई एंड मी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पर इनका ये मानना था कि इस कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ को डेवलप करने के लिए हम लोग इस इंटरेक्शन को समझते हैं या फिर इस सिंबल को समझते हैं। इस सिंबल को समझने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि हम अपने आप को ही सामने वाले के कंडीशंस में रख के देखते हैं और उसमें जो भी मीनिंग्स डिराइव करते हैं हम उसका वही मीनिंग समझ लेते हैं। तो सिंपल यहाँ पर भी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का कुछ ऐसा ही केस मुझे देखने को मिला। इसके बाद ट्रेन ने जैसे ही अपनी स्पीड पकड़ी तो मैं वॉशरूम की तरफ निकल रहा था और मैंने देखा कि मेरे जस्ट बगल वाले कंपार्टमेंट में एक ऐसी फैमिली बैठी हुई है जो मे भी शायद लेबर क्लास से बिलोंग करती हो, और उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था कि वो थर्ड क्लास में ट्रैवल करे। मुझे लगा कि शायद वो लोग पहले जनरल क्लास में ट्रैवल करते थे, कोई मजबूरी होगी जिससे उन लोग को यहाँ पर ट्रैवल करना पड़ रहा था। तो यहाँ पर फिलहाल मुझे अच्छा भी लग रहा था कि चलो इन लोग का भी स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रहा है किसी न किसी तरीके से, एटलीस्ट अभी मुश्किल से अफोर्ड कर पा रहे हैं, आगे चल के ईजिली अफोर्ड कर सकेंगे। तो मैं खुश था उन लोग के लिए, उन लोग के लेकिन चेहरे पर साफ साफ हेजिटेशन दिख रहा था। बच्चे एकदम मस्त थे लेकिन उन लोग के चेहरे पर थोड़ा सा हेजिटेशन था। तो यहाँ से मुझे लगा कि ये जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी ना, हैव और हैव नॉट्स के बीच में डिवाइड करने के लिए, और रैल्फ डैरेंडॉर्फ ने जो उनको क्रिटिसाइज़ किया था पोस्ट कैपिटलिज्म इनइक्वालिटी के बारे में, वो बिल्कुल फिट बैठती है। कार्ल मार्क्स का हमेशा से कहना था कि सोसाइटी, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी स्पेसिफिकली, हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में डिवाइडेड है और इनके बीच में पोलराइजेशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। पोलराइजेशन का मतलब ये है कि इनके बीच की जो इनकम इनइक्वालिटीज़ हैं वो बढ़ती जाएंगी, दिन पर दिन बढ़ती जाएंगी, इनका कार्ल मार्क्स का बोलना था। रैल्फ डैरेंडॉर्फ बोलते हैं कि भैया तुम गलत हो, पूरी बात समझते नहीं हो। पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हम लोग देखते हैं कि स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स का प्रपोर्शन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। मतलब कि मिडिल क्लास जो है वो न्यू मिडिल क्लास इमर्ज होते हुए बाहर आ रहा है, जिसको हम लोग वाइट कॉलर वर्कर्स बोल रहे हैं, जिसके अंदर आप लोग नर्सेस, टीचर्स या फिर क्लर्क्स या फिर मैनेजर्स कुछ भी बोल सकते हो। तो ये लोग इमर्ज होके आ रहे हैं। तो इनके बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अब पैदा हो रहे हैं, नया क्लास बन रहा है, नया मिडिल क्लास। और यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो दिन पर दिन बढ़ नहीं रही हैं बल्कि कम हो रही हैं। कम किस लिए हो रही हैं? दो रीज़न इन्होंने कोट किया। पहला रीज़न कि देखो हमारा सोशल स्ट्रक्चर ही चेंज हो रहा है, उसके वजह से नए क्लासेस इमर्ज हो रहे हैं, तो डेफिनेटली ये जो इनकम इनइक्वालिटीज़ थी या पोलराइजेशन था वो कम होगा। दूसरे नाम पर इन्होंने बोला कि देखो ये जो हैव नॉट्स हैं, गवर्नमेंट को भी तो टिके रहना है ना कई सालों तक, तो इनके लिए वो अपीसमेंट प्रोग्राम भी तो चलाएगी, वेलफेयर स्कीम्स भी तो चलाएगी, उससे चलते भी तो इनका अपलिफ्टमेंट होगा। तो ये बात कहना बिल्कुल ही गलत है कि पोलराइजेशन होगा, बल्कि ये लोग इनकम इनइक्वालिटीज़ को और कम होता हुआ हम देख सकते हैं। इनका एक और कॉन्सेप्ट था रैल्फ डैरेंडॉर्फ का, सोशल मोबिलिटी का। तो मुझे इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये बिल्कुल परफेक्टली फिट होता हुआ दिख रहा था कि ये लोग सोशल मोबिलिटी मतलब कि अपने लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए शहर आए होंगे और अब अपने गाँव की तरफ कहीं जा रहे थे। तो इसके लिए, और दूसरा यहाँ पर आप एक कॉन्सेप्ट को और रिलेट कर सकते हो इसी से कि अब वो ज़माना नहीं रहा जबकि ओनरशिप कंट्रोल जो होती थी वो केवल और केवल हैव्स के हाथ में होती थी। अब तो मैनेजर्स आ गए हैं, मैनेजर ही डे टू डे कंट्रोल करते हैं, सारे एक्सरसाइज को कंट्रोल कर रहे हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो अब मार्क्स की थ्योरी उस हिसाब से चलेगी नहीं, रैल्फ डैरेंडॉर्फ की थ्योरी अब बढ़िया से चल सकती है। मैं वॉशरूम से वापस लौटा और अपनी सीट पर बैठा था और मैंने चारों तरफ ऐसे नज़रें घुमा के देखी, तो मैंने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के हाथ में मोबाइल फ़ोन था और उन सभी के हाथ में लगभग सोशल नेटवर्किंग साइट्स। सबके फ़ोन के अंदर तो मैंने नहीं झाँके थे, बट जितने के भी मैंने देखे, कोई इंस्टाग्राम चला रहा था, कोई व्हाट्सएप चला रहा था, कोई फेसबुक चला रहा था। तो यहाँ पर मुझे ये समझ में आया कि देखो पहले का ज़माना क्या होता था कि हमारी फैमिली हमारी आइडेंटिटी होती थी, हमारी आइडेंटिटी के साथ साथ हमारे लाइफ स्टाइल्स को भी वही डिसाइड करती थी। लेकिन अब आज के टाइम पर हमको ये फीलिंग ही नहीं आती कि फैमिली के अंदर जो हमारे पेरेंट्स हैं वो इस बात को कभी भी समझेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि हम लाइक माइंडेड लोगों को खोजते हैं ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर और उनको भी बेवकूफ़ भी बनाते हैं। यहाँ पर एक फॉल्स कॉन्शियसनेस का विचार आया मुझे कि अपनी डीपी कैसे लगाते हैं लोग, बिल्कुल बढ़िया ब्यूटी मोड में फ़िल्टर लगा के, ताकि खूब सुंदर दिखें वो लोग। लेकिन ये तो फॉल्स है ना, ये ट्रू थोड़ी ना है। और फिर आप बोल रहे हो कि मैं लाइक माइंडेड लोगों के सर्च में या फिर मैं अपने जैसे लोगों के बीच में हूँ यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं गलत है।
मैं ये बोल सकता हूँ कि जो हमारा फैमिली कल्चर ट्रेडिशन जो था जिससे कि हम लोग अपनी आइडेंटिटी या लाइफस्टाइल डिसाइड करते थे, वो हमारे सोशल नॉर्म्स है, वो हमारे सोशल वैल्यूज़ हैं। और कहीं ना कहीं हम इस पूरे चक्कर में, भले ही एक फैमिली साथ में ट्रेन में ट्रैवल कर रही है, बट स्टिल सब अपने अपने में डेविएंट फील कर रहा है। किसी को भी किसी से बात नहीं करना है, सब अपने अपने फ़ोन में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये डेवियांस की थ्योरी बताता है। डेवियांस मतलब क्या है कि पहले सोशली एक्सेप्टेड नॉर्म्स थे कि भाई फैमिली जब साथ में बैठेगी तो बातचीत करेगी, अपना कल्चर था उसको डिस्कस करते थे, वहीं से अपनी आइडेंटिटी लेते थे। लेकिन आज के टाइम पर वो सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज़ को फुलफ़िल नहीं किया जा रहा है। हर एक इंसान अपने अपने एज ग्रुप में सब डेविएंट हो चुके हैं। मैं इवन छोटे बच्चों को ही नहीं, मैं पेरेंट्स को भी देख रहा था, वो भी अपने अपने हिसाब से डेविएंट थे। हस्बैंड अलग, वाइफ अलग, सब कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो यहाँ से आप डेविएंट या फिर डेविएंस की थ्योरी समझ सकते हो। डेविएंस की थ्योरी किसकी है, आप एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। एक और थ्योरी मुझे वहाँ पर देखने को मिली थी जिसका नाम है मैकडोनाल्डाइजेशन ऑफ सोसाइटी। इसके बारे में मैं कभी अलग से लेक्चर बनाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो मैं कभी और पढ़ा दूंगा आपको मैकडोनाल्डाइजेशन ऑफ सोसाइटी के बारे में। तो ट्रेन तो अपनी बढ़िया स्पीड में आगे बढ़ रही थी। मैंने विंडो से बाहर देखा तो एक कूड़े का ढेर दिखा मुझे, जहाँ पर एक बुजुर्ग इंसान अपने पीठ पर बहुत भारी या बहुत बड़ा बोरी लिए हुए था और उस कूड़े के ढेर में से कुछ वो निकाल कर अपने बोरी में रखते जा रहा था। तो एक ये सीन था। और दूसरा, जब मैं वॉशरूम से वापस लौट के आ रहा था तो मैंने देखा कि एक कंपार्टमेंट में बिल्कुल सूट बूट में, बढ़िया पूरे बाल सफ़ेद करके, एक ओल्ड एज रिटायर्ड ऑफिसर्स थे शायद ये लोग। तो ये लोग आपस में बहुत इंटेलेक्चुअली बात भी कर रहे थे। एट ए मोमेंट मुझे इतना ही समझ में आया। तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पर इस दोनों मोमेंट्स में हम लोग मार्क्सियन और वेबेरियन पर्सपेक्टिव के पॉवर्टी को देख सकते हैं बहुत ईजिली। मार्क्सियन पर्सपेक्टिव की पॉवर्टी अगर समझी जाए तो उनका तो ये कहना था कि वेल्थ जो है वो किसी माइनॉरिटी के हाथों में कॉन्सेंट्रेटेड होंगे। ये माइनॉरिटी कौन होगी? रूलिंग क्लास होगी। इसके अलावा चूँकि इनके पास वेल्थ है, ये अपना प्रॉफिट बना लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर क्या होगा? सब्जेक्ट क्लास होगा। सब्जेक्ट क्लास के पास वेल्थ नहीं है, बट उसके पास लेबर है। ये अपना लेबर ही बेच के वेजेस कमाएगा और इससे अपना भरण पोषण करेगा। यहाँ पर प्रॉब्लम आती है जब मार्क्स का ये कहना था कि देखो, जितना भी एबिलिटी है काम करने का, उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉनेटरी रिटर्न। अब चूंकि बुजुर्गों का या फिर ओल्ड एज पर्सनस का ये जो एबिलिटी टू डू वर्क है वो काफ़ी कम हो जाता है, तो इसके रेस्पेक्ट में जो मॉनेटरी बेनिफिट्स इनको मिलने वाले थे, मॉनेटरी वेजेस मिलने वाले थे, वो अब उतना नहीं मिल पाएगा। तो ये दिन पर दिन पॉवर्टी के कगार पर जाते जाएंगे और ज़्यादा गरीब होते जाएंगे। उसी दूसरी तरफ वेबेरियन पर्सपेक्टिव की बात करें तो वहाँ पर इनका ये कहना था कि किसी भी इंडिविजुअल का जो भी क्लास सिचुएशन है अभी का, वो उसके अभी के मार्केट सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट है, या फिर मार्केट सिचुएशन ही बताता है कि उसका अभी का क्लास सिचुएशन क्या है। मार्केट सिचुएशन कैसे बन सकता है? मान के चलो कि आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ पावर है जिससे कि आप दूसरे लोगों के वर्किंग्स को इन्फ्लुएंस कर देते हो अपने फेवर में, तो मार्केट को टिल्ट कर रहे हो अपने फेवर में। ये है आपका मार्केट सिचुएशन। दूसरा ये कि आप अपने पूरे लाइफ टाइम पर बहुत सारे रिवॉर्ड्स कलेक्ट कर चुके हो, बहुत सारे स्किल्स को सीख चुके हो और आपके पास बहुत सारे फील्ड्स की एक्सपर्टीज़ है। तो क्या अब आपको किसी भी सिचुएशन में ऐसी दिक्कत आएगी जो इस भाई साहब को आई थी? नहीं आएगी, क्योंकि आपका मार्केट सिचुएशन हमेशा बढ़िया है, इसमें कोई इशू नहीं है। बाद में भी ओल्ड एज लोगों के पास अगर ऐसे ही एक्सपर्टीज़ रहेगी तो वो कभी भी पुअर नहीं हो सकते हैं। तो यही 5 चीज़ें हमें आपसे डिस्कस करनी थी। और आप भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको ऐसे ट्रैवलिंग टाइम पर कौन कौन से एक्सपीरियंसेस हुए जिनको आप सोशियोलॉजिकल थ्योरी से रिलेट कर सकते हो। आपके लिए एक और होमवर्क है कि आपको बताना है कि मैकडोनाल्डाइजेशन ऑफ सोसाइटी होता क्या है। तो बस आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।